नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी तवील वक्फे के बाद दोबारा हाजिर हैं। हर बार जब भी वक्फा लिया जाता है तो कोई ना कोई उसकी वजह होती है, कभी तबीयत की खराबी, कभी हालात की मजबूरी, कभी मसरूफियात। हमारे जो ये काम है जर्नलिज्म, इसमें बहुत मसरूफियात भी होती हैं। अचानक तबीयत भी ख़राब हो जाती है, अब उम्र के उस हिस्से में जहाँ थकन भी हो जाती है। बहरहाल आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और बहुत अच्छी स्टोरीज़ के साथ आपके साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक ही दिन में पहले दो बुरी खबरें, फिर उनमें से एक खबर का अच्छा ड्रॉप सीन या अच्छा एंड हुआ, उसका हैप्पी एंडिंग हुई। इस पे बात करेंगे। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है कि वो इलेक्शन मुलतवी करने, क्योंकि अब तो ये सबको पता है कि क्या होने जा रहा है, तो उस हवाले से वो इलेक्शन की तारीख पर या मुलतवी करने पर मुशावरत करेगा। किससे करेगा ये आपको बताएंगे। फिर नाजरीन उससे आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को तोशाखाना केस में क्या मिला और पीटीआई ने क्या फैसला किया। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, जुड़े रहिएगा। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खात्मे के बाद उस हुकूमत में रहने की सजा भुगतना होगी, क्या उसे ही जुर्माने अदा करना होंगे, क्या उसके ही लोगों को निशाना बनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे। बहुत अच्छी इत्तलात है, बहुत अच्छी खबर है। बहरहाल क्या होता है ये तो कुछ चीज़ें फ्यूचर के हाथ में होती है। मुस्तकबिल बता सकता है कि क्या होगा मुस्तकबिल में, लेकिन हम आप आज का दिन का आगाज़ करते हैं। ये दोनों जो मैंने इब्तिदा में कही, दो अच्छी खबरें, फिर एक की हैप्पी एंडिंग हुई। आज सुबह नाज़रीन जब सुबह नाश्ते के करीब जब नाश्ते से फारिग हुए, यूँ समझे, तो अचानक खबर आई कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमन मंजा में 6 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। उसकी तफसीलात जब देखी तो इल्म हुआ कि पेट्रोलिंग के दौरान पाक फौज के जवानों और दहशतगर्दों के दरमियान एक झड़प हुई। 4 दहशतगर्द मारे गए, 2 जख्मी हुए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर साथ साथ ये भी उसी में आगे ISPR ने जो तफसील बताई, उसमें ये भी बताया कि बहादुरी के साथ लड़ते हुए 6 फौजी जवान शहीद हो गए। शाम में उनकी नमाज जनाजा वाना में अदा कर दी गई। उसके कुछ देर के बाद नाज़रीन दूसरी बुरी खबर आ गई। आज सुबह 7:30 बजे अलाई में, आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, एक लेकिन जो तफसीलात हम आपको दे रहे हैं वो ताज़ा तफसीलात हैं। उसके बाद वो दिन भर एक ऑपरेशन चलता रहा। SSD के कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। जिप लाइनर्स को बुलाया गया, हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। ये सारी कहानियाँ आपके इल्म में है। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसके जहाँ चेयर लिफ्ट फंसी थी, उसके 30 फुट ऊपर एक और केबल थी। वो केबल किसकी थी ये अभी नहीं पता चल सका, बाध्यता पता चलेगा। लेकिन उसकी वजह से हेलीकॉप्टर्स के जरिए SSG कमांडोज को मुश्किल दरपेश हुई। बहरहाल उन्होंने एक बच्चा किसी न किसी तरह बचा लिया। एक बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी था ताकि चेयर लिफ्ट में जो वज़न था उसको कम किया जा सके, और उसके बाद फिर जो है वो जिसको कहते हैं हार्नेस ऑपरेशन किया जाता था। मीनवाइल अंधेरा हो गया, अंधेरे में सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि जहाँ ये वाक़या रूनुमा हुआ, वो जगह करीब तरीन रोड लिंक से, यानी जो लूप लाइन रोड लिंक था, उससे कम से कम 4 घंटे की मुसाफत पर थी। 4 घंटे की मुसाफत के बाद आप वहाँ पहुँचते हैं। बहुत दुश्वार गुजार इलाका। बहरहाल किसी न किसी तरह तमाम जिप लाइनर्स को लाया गया, जो केबल कार क्रॉसिंग एक्सपर्ट्स होते हैं उनको लाया गया। पाक फौज के जवान वहाँ पहुँचे, SSD के GOC पहुँचे। इन तमाम ने मिलकर, इलाके के लोग भी वहाँ मौजूद थे, कुछ इलाके के लोगों ने भी मदद की, और बिलाखिर 13 घंटे का ऑपरेशन कामयाबी से इख्तिताम पजीर पहुँचा। 5 हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया, पाक फौज के एविएशन डिवीजन के, और 2 पाक फदाइया के हेलीकॉप्टर्स उसमें हिस्सा ले रहे थे। 13 घंटे के बाद उन बच्चों को, और एक उस्ताद गुलफराज वहाँ फंसे हुए थे, उनको कामयाबी से रेस्क्यू करने के बाद उनको उनके घरों तक मुंतकिल कर दिया गया, मेडिकल वगैरह उनका कर दिया गया, और अब ये सुकून हो गया। लेकिन नाज़रीन एक बहुत अहम सवाल इसमें उठा है
وہ سوال یہ ہے کہ انتظامیہ کہاں تھی دن بھر؟ ایک آپ کو اور نئی خبر یہ بتائیں کہ کئی گھنٹے تک یہ واقعہ چلتا رہا. چیف منسٹر خیبر پختونخوا غالباً سوئے ہوئے تھے یا انہیں کسی نے اطلاع نہیں دی. ٹی وی پر دیکھ کر جب خبر دیکھی تو چیف منسٹر پنجاب جو ہیں محسن نقوی، انہوں نے آرمی چیف سے رابطہ کیا. یعنی جس صوبے کے چیف منسٹر کی ذمہ داری تھی اس نے کچھ نہیں کیا. ایک تو یہ سوال ہے. تو اس پر یہ بھی سوال ہے کہ کیا اس نااہلی کی کسی کو سزا ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیبل کار آپریٹرز جو ہیں، کیبل کار ٹھیکیدار جو اس کے مالکان ہیں، وہ کیا کر رہے تھے اور وہ کہاں تھے؟ کیا انہوں نے اس کا پراپر معائنہ کیا تھا؟ کیا ریگولر معائنہ ہوتا ہے کیبل کار کا؟ کیونکہ کیبل کار کی جو کیبلز ہوتی ہیں وہ اس میں ایک دم خرابی نہیں آتی ہے، ایک دم سے وہ ٹوٹتی بھی نہیں. ان میں کہیں نہ کہیں خرابی ہوگی. کیا اس کا پراپر معائنہ کیا گیا تھا؟ اگر معائنہ کیا گیا تھا تو رپورٹ کہاں ہے؟ اگر معائنہ نہیں کیا گیا تھا تو کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ تو یہ سارے سوالات ہیں. اور اس کا سب سے اہم ایک سوال یہ ہے کہ کیا اس واقعے کی کوئی انکوائری ہوگی؟ اب تک تو انکوائری آرڈر نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا حکومت کو انکوائری آرڈر کرنی تھی یا ضلع انتظامیہ کو انکوائری آرڈر بھی نہیں ہوئی. اور خدا نخواستہ اگر یہ بچے جان سے چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ اس ملک میں ایک قیامت برپا ہوتی. لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں اگلے دنوں میں شاید آرڈر ہو جائے. لیکن ابھی تک کوئی انکوائری آرڈر نہیں ہوئی. کسی کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں. ناظرین اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ایک سماعت تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ سماعت ہوئی لیکن عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کوئی ریلیف نہیں مل سکا. اس میں اور پی ٹی آئی نے شدید مذمت کی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی. اور پی ٹی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے معاملے کو ناقابل جواز التوا کا شکار کیے جانے پر گہری تشویش ہے. یہ پی ٹی آئی کے ترجمان کہہ رہے ہیں. اور یہ وہ ترجمان کہہ رہے ہیں جو چند روز پہلے تک جب وہ خود انتقام کا نشانہ بناتے تھے اپنے مخالفین کو تو وہ کہتے تھے کہ جی عدالتوں کا فیصلہ قبول کریں. اب پی ٹی آئی یہ کہتی ہے آگے چل کر کہ انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انصاف کے قتل میں سہولت کاری کے مرتکب ہو رہے ہیں. معاملے کو التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیئرمین سے روا رکھے جانے والے انتقام اور تشدد کے سلسلے کو دوام دینا ہے. اور پھر یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے پی ٹی آئی نے کہ وہ چیف جسٹس کے خلاف لے کر آئے گی ایک ریفرنس لے کر آئے گی اسی بنیاد پر. قانون تو ناظرین یہ کہتا ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کے خلاف، یعنی اگر وہ کسی مقدمے کی سماعت کر رہے ہوں تو اس حوالے سے کوئی ریفرنس نہیں لایا جا سکتا. اگر ان کا کنڈکٹ ادروائز کوئی خراب ہے، کوئی رشوت طلب کی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے اس پر آ سکتا ہے. لیکن اب دیکھیے کیا ہوتا ہے. لیکن یہ پی ٹی آئی کا اوور آل بیہیویئر بھی ہے ناظرین. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ اور آج کل تو وہ چونکہ ایک خاص قسم کی صورتحال سے گزر رہی ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو بہرحال اس درمیان میں ناظرین ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں براڈ شیٹ کیس کی سماعت ہونا تھی. براڈ شیٹ واقعے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے شریف فیملی پر کچھ الزامات ہیں. جنرل مشرف نے طے کیا تھا براڈ شیٹ کے ساتھ یہ معاملہ کہ شریف فیملی کی جائیداد ریکور کی جائے اور اس میں اس کا 20% براڈ شیٹ کو دینا تھا. براڈ شیٹ نے ابتدائی طور پر کچھ چیزیں تحقیقات کرنی تھی. انہوں نے ریکور کرانی نہیں تھی، انہوں نے تحقیقات کرنا تھی. تحقیقات کر کے انہوں نے دی لیکن ان کو کچھ نہ ملا. وہ عدالت گئے. ثالثی عدالت میں حکومت پاکستان نے ان کو 28 کروڑ روپے پے کر دیا. اور یہ بات آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سپریم کورٹ کے بینچ میں کہی. براڈ شیٹ کا معاملہ لندن کی ثالثی عدالت میں طے ہو چکا، بند ہو چکا. کعبے موسوی اس حوالے سے بیانات دے چکے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے وکیل کی چوری پر یعنی ان کی وہ اس معاملے میں کچھ اور الجھانا چاہتے تھے. لطیف کھوسہ صاحب وہ نہیں کامیاب ہو سکے. جسٹس اطہر بن اللہ نے سارا معاملہ کھول کر رکھ دیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بھی معاملہ کھول کر رکھ دیا جس کی وجہ سے وہ معاملہ وہی کلوز کر دیا گیا اور درخواست واپس لینے کی بنیاد پر لطیف کھوسہ کو پھر درخواست واپس لینی پڑی اور وہ نمٹا دی گئی. ناظرین اب چلتی ہے اگلی خبر کی جانب. الیکشن کمیشن آف پاکستان حلقہ بندیوں کا فیصلہ کر چکا. سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا جس کو پی ٹی آئی نے چیلنج کر دیا گزشتہ روز سپریم کورٹ میں اور یہ موقف اختیار کیا جس سے میں ذاتی طور پر بھی ایگری کرتا ہوں کہ کوئی نگران حکومت یا غیر منتخب حکومت وہ سی سی آئی کے پالیسی ساز فیصلوں میں حصہ نہیں لے سکتی. لیکن دو حکومتوں نے حصہ لیا، پنجاب اور خیبر پختونخوا.
दोनों हुकूमतें मौजूद नहीं हैं। और इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई एतराज़ उठाने के बजाय आर्टिकल 51 के तहत ये फैसला कर डाला कि हल्का बंदियाँ होगी। हल्का बंदियों के नतीजे में नाज़रीन कम से कम 4 से 6 महीने इलेक्शन डिले होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि कोई बात नहीं, अब सियासी जमातों से मुशावरत कर लेते हैं। सियासी जमातों से मुशावरत की जाएगी इलेक्शन की तारीख पर। अब आप सियासी जमातों से इलेक्शन तो मुलतवी करने का इंदिया आप दे चुके, अब सियासी जमातों के साथ क्या बात करेंगे। बहरहाल देखते हैं क्या बात होगी। लेकिन इसमें नाज़रीन इस कहानी स्टोरी में एक और जो है वो यूँ समझिए कि टर्न है, एक और यू टर्न है, जो भी कह लें। वज़ीर आज़म जो है निगरान अनवर काकड़, उन्होंने जो आज काबीना का इजलास किया उसमें उन्होंने वादे कर दिया कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमको पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, हमें इलेक्शन कराने हैं। जब वो आए थे तो वो उनका दावा था कि बहुत कुछ करना है और वो समझते थे कि ये आगे जाएगा। और मेरा मौक़िफ़ नाज़रीन उसमें ये है कि 2 बड़े इलेक्शन होना है, सेनेट का इलेक्शन होना है और उसके बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है। इसलिए जो अगर इलेक्शन मुलतवी भी होता है तो 15 से 20 फरवरी तक मुलतवी हो सकेगा, उससे आगे मुलतवी नहीं हो सकेगा। नाज़रीन अब इसी मामले में अगर हम सदर मुमलिकत को भी शामिल कर लें कि उन्होंने पिछली पार्लियामान के बनाए हुए जो कवानीन थे उनमें से 13 कवानीन वापस कर दिए थे। उनके ऊपर अपना डीओ लेटर भी लिखा, उनके ऊपर रिकॉर्ड की अपना नोट लिखा, फिर रीजन रिकॉर्ड की। लेकिन 2 कवानीन आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को वापस कर दिया। उसके ऊपर जब जो कन्फ्यूजन खुद सदर मुमलिकत ने क्रिएट कर दिया, उसके बाद से मेरी इतला ये है कि ब्यूरोक्रेसी उनसे ताउन नहीं कर रही। ईवान सदर का जो सीनियर स्टाफ है वो भी सरासीमा है। देखिए ऊँट किस कर पर बैठता है, क्योंकि वक़ार अहमद जो है जिनको गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने तब्दील किया था, उन्होंने चार्ज नहीं छोड़ा और हुमैरा अहमद ने उस पोस्ट पर आने से इनकार कर दिया, हालांकि वो ईवान सदर में एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं। नाज़रीन अब आते हैं अगली खबर की जानिब। ज़का अशरफ को फौरी तौर पर हटाने के लिए जो सूबाई राब्ते की वजारत है उसने सब रिमूव कर दिए काबीना ने और रिकमेंड किया है कि उन्हें फौरी तौर पर हटा दिया जाए। यानी पीसीबी का जो हम ये कहते हैं कि जी वो इलेक्शन के ज़रिए आया, जमहूरी प्रोसेस के ज़रिए आया, उसको एक मजाक बना दिया है इस वजारत ने। और उनका मौक़िफ़ ये है कि जी वो तो सियासी वाबस्तगी है। अब ज़का अशरफ पिछले 3 इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन भी नहीं लड़े, उनकी नॉमिनेशन आसिफ ज़रदारी ने ज़रूर कराई। नजम सेठी की जगह आसिफ ज़रदारी उनको लगवाना चाहते थे और वो माजी में भी चेयरमैन रह चुका और उनके ज़माने में टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली का जो पहला काम था वो ज़का अशरफ ने किया था और उसके बाद नजम सेठी ने उसको आगे बढ़ाया। बहरहाल अब उसमें एक इतना ये भी है कि नेशनल फर्टिलाइजर के जो चेयरमैन लगाए हैं तनवीर अशरफ खारा, वो पंजाब के वजीर खजाना भी रहे और वो रेलिवेंट आदमी है, फील्ड एक्सपर्ट है, उनको भी हटाया जा रहा है। नाज़रीन अब आप देखिए कि निगरान हुकूमत में ये ठीक है कि निगरान हुकूमत सियासी नहीं होती, लेकिन अब ये दोनों अफराद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते और सियासत में भी कुछ बराह रास्त तनवीर अशरफ खारा को मैंने 5 साल से सियासत में एक्टिव नहीं देखा। ज़का अशरफ को भी मैंने पिछले 8 से 10 साल में सियासत में एक्टिव नहीं देखा। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग के इंतहाई करीबी लोग वजीर भी हैं। नून लीग के इंतहाई करीबी लोग आज चीमत साहब मुशीर हैं। नून लीग के साथ पिछली हुकूमत में मुशीर के तौर पर मौजूद, मामिन खुसूसी के तौर पर मौजूद जवाद सोहराब मलिक आज भी मामिन खुसूसी हैं। शहबाज शरीफ के जो थे एक्सटेंशन पर डॉक्टर तौकीर शाह, वो आज भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर हैं। फवाद हसन फवाद को मामिन खुसूसी बना दिया गया है। अब एक जानिब तो ये सारे सियासी लोग मौजूद है, कुछ और वज़रा पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो नून लीग के साथ है, पर उसमें जमात शाह साहब का भी नाम शामिल है। लेकिन अगर कोई नहीं है तो पीपल्स पार्टी के नाम पर एतराज़ है। नाज़रीन इससे ये लगता है कि अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के लिए सब अच्छा नहीं होगा और अगले दिनों में शायद पीपल्स पार्टी के लिए सब अच्छा ना रहे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात इसी बुनियाद पर मेरी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी को ये शक है कि इस सारे काम के पीछे नून लीग का हाथ है। अगर नून लीग का हाथ हुआ तो 25 अगस्त को पीपल्स पार्टी ने हंगामी तौर पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुला लिया, जिसका तफसीली एजेंडा तय किया जा रहा है। उसमें इन तमाम मामलों पर गौर होगा, इलेक्शन अल्तवा पर भी होगा और इस मामले पर भी गौर होगा। और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात जो बहुत गुडी रहे, दोनों हुकूमत में भी शामिल रहे, वो खराबी की जानिब जा सकते हैं, जो मुल्क के लिए भी ख़राब होगा, खुद नून लीग के लिए भी ख़राब होगा। पीपल्स पार्टी के लिए तो अगर खराबी हो रही है तो उसको क्या परवाह है। नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।